अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये पुरस्रार नौयत की सच्ची कहानी मुझे एक बुज़ुर्ग रिटायर सिपाही अख्तर अब्बास ने सुनाई थी। मौसूफ रावी कहानी इस वक्त ज़ईफ़ुल उम्री के तहत बिस्तर पर पड़े कई बीमारियों में उलझे हुए हैं। उन्होंने मुझे अपने पोते के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में बीती सच्ची कहानी सुनाने के लिए अपने शहर बुलाया था। बहरहाल मैं उनके पास गया। उन्होंने रुकते रुकते बमुश्किल तकलीफ़ के आलम में ये कहानी सुनाई, जो कि मैं सुनकर मनोवन बयान कर रहा हूँ। बकौल उनके, ये सन 1946 यानी जनवरी के महीने की बात है। मुझे आगरा शहर के रेलवे स्टेशन में आरजी पुलिस के सिपाही की नौकरी मिल गई। मेरी तनख्वाह उस ज़माने में 22 रुपये तय की गई। दरअसल उस ज़माने में सरकारी महकमा जात में आर्जी भर्तियां फंड्स मिलने की वजह से कर ली जाती थी। मुझे मेरे चीफ रेलवे सिक्योरिटी ऑफिसर सज्जन सिंह ने कहा कि मैं तुम्हें बाद में बाकायदा रेलवे के पुलिस स्टेशन में भेज दूंगा, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारी ड्यूटी मुसाफिर ट्रेनों के डब्बे में बतौर सिक्योरिटी गार्ड लगाई जाएगी। लेकिन तुमने अपनी नौकरी शुरू करने से पहले चंद ज़रूरी बातों का ख्याल रखना है। पहले यह कि तुम्हारी रात की ड्यूटी होगी। तुमने पूरी रात ईमानदारी से जागकर मुसाफिरों की हिफाजत करनी है। और दूसरा, कभी भी दौरान ड्यूटी किसी मुसाफिर का मालो मता नहीं चुराना और ना ही किसी को चुराने देना है। मैंने उस वक्त चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की सज्जन सिंह की बातें सरसरी तौर पर सुनी थी। बहरहाल मुझे 3 मुलाजिम साथियों के साथ जनता एक्सप्रेस में बतौर सिक्योरिटी लगा दिया गया। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि जनता एक्सप्रेस आगरा शहर से दिल्ली तक चला करती थी और बाज़ दफ़ा हाथरस गांव से चक्कर काट कर जाती थी। इससे उसका सफ़र आधा घंटा मज़ीद बढ़ जाता था। मेरी ड्यूटी जिन डब्बों में लगी थी उसमें मेरे साथ मिर्ज़ा नसीर, अद्दू कुमार, गोपाल वगैरह सिक्योरिटी मैन थे। हमारी क्योंकि रात की ड्यूटी थी, इसलिए हम लोग ट्रेन के डब्बे के कोने में बैठकर ताश गोटी वगैरह खेलकर अपना वक्त गुजारते थे। हमें महकमे की जानिब से जो हौसला दिया गया था वो बहुत बेकार और सिर्फ डराने दिखाने के लिए था। ट्रेन में कभी कभार कोई ना कोई निचले दर्जे की वारदात हो जाती थी, यानी किसी का बैग चोरी हो गया, मुसाफिरों के दौरान मामूली सतह की लड़ाई वगैरह होती थी, तो उसे ट्रेन में ही हल कर लिया जाता था। सच्ची बात तो यह है कि हम लोग दौरान ड्यूटी हल्की फुल्की करप्शन कर लिया करते थे। बल्कि हम क्या, हमारे साथ के तकरीबन सारे मुलाजमीन मौका मिलने पर महकमे को टांका लगा दिया करते थे। यानी रेलवे के डब्बे में किसी मुसाफिर से टिकट से कम पैसे लेकर उसे सवार कर लेना, रेलवे इंजन से आयल कोयला वगैरह चोरी कर लेना। बाज़ दफ़ा वहाँ के छोटे मोटे पुर्जे हम चुरा लेते थे। रेलवे का 90% स्टाफ आपस में मिला हुआ होता था। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि जनता एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा तक चलती थी और बाज़ दफ़ा वो हाथरस की जानिब से जाती थी, तो वहाँ के दरमियानी रास्ते में ज़्यादातर वीरान जंगल थे। उसके बारे में मशहूर था कि वहाँ जगह डाकुओं और लुटेरों के खुफिया ठिकाने हैं। उस इलाके में से ट्रेन को बहुत तेज़ रफ्तारी से गुजारा जाता था, क्योंकि वहाँ के डाकू लुटेरे बहुत तेज़ थे। वो ना जाने कैसे चलती ट्रेन में चढ़ जाते और लूटमार करते। उस इलाके को ख़तरनाक करार दिया जाता था। हाथरस खौफ की अलामत बन चुका था। मुझे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि यहाँ गेलू पहाड़ी के पास ऊपरी मखलूक का डेरा है। और वाकई जब ट्रेन हाथरस बिलखसूस गेलू पहाड़ी मालतू गांव की हद से गुजरती तो वहाँ मेरा दिल बहुत डोलता, बेचैन सा होता था। एक दिन मैं अपने दीगर साथियों मिर्ज़ा नसीर, अद्दू कुमार, गोपाल के साथ बैठा था और मुसाफिर ट्रेन के डब्बों में ड्यूटी दे रहा था। तो मुझे कोनाली, जो गेलू पहाड़ी के करीब था, वहाँ अजीब सा दिल दहला देने वाला साया महसूस हुआ। उसे आप हेवला भी कह सकते हैं। और वो हेवला एक खूबसूरत लड़की का था, जिसने दुल्हन जैसे कीमती उरूसी कपड़े पहने हुए थे। इसका जिक्र मैंने उद्दू कुमार से किया तो उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि अख्तर, लगता है तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, ये सब घड़ी घड़ाई फजूल की बातें हैं। मुझे उसकी इन बातों से तसल्ली हुई थी। अलबत्ता चंद रोज़ पहले गेलू पहाड़ी के इलाके से चंद डाकू ना जाने कैसे ट्रेन में चढ़ गए थे। हालांकि उस वक्त ट्रेन अपनी मखसूस रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चल रही थी। खुशकिस्मती से हमारे गार्ड ने उन डाकुओं को देख लिया था। उसने बंदूक से 2-4 फायर करके उन्हें भगा दिया था।
हमने इस वाकये की रिपोर्ट हेडक्वार्टर में कर दी थी, लेकिन दफ्तरी कार्रवाई कसलमंदी की वजह से वहां सुनवाई देर से हो रही थी। सज्जन सिंह चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने हमसे वादा लिया था कि रेलवे पुलिस के मजीद रेगुलर सिपाही भेज देगा। यह सब कुछ तसल्ली के लिए था। एक दिन हम मुसाफिर ट्रेन में रात की ड्यूटी दे रहे थे। मैं बोगी नंबर 4 जबकि मिर्ज़ा नसीर उद्दू कुमार बोगी नंबर 5-6 में ड्यूटी दे रहे थे। मेरे पास मिर्ज़ा नसीर आया और उसने मुझे कहा कि तू अपने पास मेरा कुछ सामान रख ले। मैंने उस सामान को देखा तो वो एक कपड़े के थैले और गठड़ी पर मुश्तमिल था। मैंने पुरतजस्सुस होकर पूछा कि तू तो ड्यूटी पर खाली हाथ आया था, ये सामान कहाँ से आया है? उसने शैतानी अंदाज में मुझे आंख मारकर कहा, यह खांचे यानी चोरी का है। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, ये तू क्यों ले आया? उसने मुझे कहा कि इसमें कीमती घड़ियाँ, 400 रुपये नकद और दीगर कीमती चीज़ें हैं, मैंने अपने लुटेरों के जरिए हासिल किए हैं, जो मैंने पहले ही से इस ट्रेन में मुसाफिरों के रूप में बिठाए हुए हैं। इसके अलावा उसने बताया कि वो ये काम पिछले 2 साल से कर रहा है और इस काम में उद्दू कुमार भी शामिल है। उसकी ये बात सुनकर सच्ची बात है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाँव से ज़मीन खिसक रही हो। मुझे भी अपने कानों पर यकीन न आ रहा था कि दोनों रेलवे गार्ड इतनी हद तक जा सकते हैं। हालांकि छोटी मोटी बेईमानी हम करते थे। मैंने उसे धमकी देने वाले अंदाज में कहा कि मैं तुम्हारी इस हरकत की खबर हेडक्वार्टर में दूंगा। उसने मुझे कहा कि पागल, हमें जो सरकारी तौर पर पगार मिलती है उससे हम गरीबों की सिर्फ बमुश्किल रोटी ही चलती है। आखिर सरकार हमें देती ही क्या है, मज़े तो उन अफसरान के हैं। उसने मुझे जज्बाती करते हुए कहा कि तू कल ही अपना रोना रो रहा था कि तूने अपनी बहन की शादी करनी है, उसके लिए तुझे कम से कम 2000 रुपये चाहिए। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त तू कहाँ से करेगा? उसी दौरान उद्दू कुमार भी हमारे दरमियान में आ गया। उसने बड़ी ढिठाई से मुस्कुराते हुए कहा, तू बेशक हम दोनों की शिकायत हेडक्वार्टर में कर दे। अव्वल तो तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसके लिए तुझे सबूत देने होंगे, अदालतों दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और हमारा क्या है, हम तो किसी न किसी तरीके से बच ही जाएंगे, फिर से चोरी चकारी करेंगे और हम तुझे छोड़ेंगे भी नहीं। लिहाजा तेरे लिए बेहतर है जो तूने देखा सुना उसे दरगुजर कर, और वैसे भी तेरी आर्जी नौकरी बेएतबारी है। मुझे पिछले माह की तनख्वाह आधी मिली थी। उसकी वजह यह थी कि अभी महकमे को मतलूबा फंड्स न मिले थे। मैं बैक वक्त ये सोच रहा था कि अपने साथियों के मनफी कामों में शामिल हूं कि नहीं। मेरे दिलो दिमाग में नेकी और बदी की जंग सी शुरू हो गई थी। एक तरफ बहन की शादी और अपनी माली बदहाली का ख्याल आ रहा था, तो दूसरी तरफ सज्जन सिंह चीफ ऑफिसर की नसीहत याद आ रही थी कि अपनी नौकरी को ईमानदारी से करना और किसी मुसाफिर का सामान न चुराना। मैंने बिलाखिर शैतानी सोच को शिकस्त दी और उन दोनों को कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं मिलना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने उनसे मजीद कहा कि तुम भी इन भयानक हरकत से तौबा कर लो। अरे पागल, जरा थैला तो खोल, इसमें पड़ा माल तो चेक कर, उद्दू कुमार ने मुझे लालच देते हुए कहा। गोपाल हमारा चौथा साथी गार्ड, उसकी ड्यूटी कभी कभार हमारे साथ लगती थी। वो सबसे आगे डब्बों में अपनी ड्यूटी दे रहा था। वो भी हमारे दरमियान आ गया। वो मुझसे मुखातिब हुआ, यार इन दोनों वारदातियों की बात पर अपने कान न धरना, ये किसी न किसी दिन बहुत बड़ी खता उठाएंगे। अब उद्दू कुमार मिर्ज़ा नसीर हम दोनों से उलझने लगे। जब मैंने देखा कि ये दोनों हमें नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उस वक्त उन दोनों के लुटेरे साथी ट्रेन में मौजूद थे, लिहाजा मैंने उन दोनों को कहा कि तुम दोनों जो करते हो अपने तौर पर करो, मैं इस बात का जिक्र हेडक्वार्टर में नहीं करूंगा। देख ले, अगर तूने हमारी वारदातों का जिक्र किया तो हम तुझे तेरी सोच से ज़्यादा इबरत का निशान बना देंगे, और हाँ, अगर तू हमारा साथ देगा तो हम तुझे चंद दिनों में दौलतमंद बना देंगे। ये बात मिर्ज़ा ने मुझसे की थी, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने दौरानी ड्यूटी उनसे कन्नी मार ली थी। मैं उनसे अलहदा बैठा था। एक दिन हमारी ट्रेन जनता एक्सप्रेस में आगरा से एक नौबियाता जोड़ा ट्रेन में बैठा। उन्होंने दिल्ली शहर से पहले गुड़गांव में उतरना था। उन दोनों ने उस बोगी का टिकट बुक कराया था जिसमें मेरी ड्यूटी थी, जबकि उद्दू कुमार और मिर्ज़ा नसीर बोगी नंबर 6-7 में थे। लड़की जो नई दुल्हन लग रही थी, उसने इंतहाई कीमती स्किन नामी कपड़ा ज़ेब-ए-तन किया हुआ था। उसने अपने गले में सोने का जड़ा हुआ हार पहना हुआ था, जबकि उसके खामिद ने वाजबी से कपड़े पहने हुए थे। वो गरीब महसूस हो रहा था। उस मालदार लड़की ने उस गरीब लड़के से शादी की होगी। बहरहाल
ट्रेन चली तो वहाँ हाथरस के खतरनाक डाकुओं के इलाके से दिल्ली के लिए रवाना होने लगी। मेरे पास बहाने बहाने से मिर्ज़ा नसीर और उद्दू कुमार आने लगे। वो बड़े गौर से उस नौबियाता जोड़े को देखने लगे। मेरे जहन में उस वक्त ही खुटका सा पैदा हुआ कि ये दोनों यकीनन इस लड़की को लूटेंगे। मेरा दिल किया कि मैं उन्हें मुतनब्बे कर दूं कि ये जोड़ा उन दोनों से एहतियात करे, लेकिन मैं कुछ डर सा भी गया था। मुझे इस बात का इल्म था कि मैं उन मुनज़्ज़म बदमाशों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस दौरान चंद और मुसाफिर लड़के मुश्तबा तौर पर मेरी बोगी में आए। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि यकीनन उद्दू कुमार और मिर्ज़ा नसीर के साथी लुटेरे हैं। मुसाफिर ट्रेन अपनी मखसूस रफ्तार से दिल्ली की तरफ दौड़ रही थी। वो लड़की यानी दुल्हन कुछ थकी हुई यानी बीमार सी लग रही थी। वो कभी अपनी आंखें मूंद लेती और कभी अपने खाविन के कंधों पर अपना सर रखती। उद्दू कुमार खामखा मेरे लिए छोले चाय लाने लगा। मैंने हालांकि उसे मना किया, लेकिन वो बजिद होकर मुझे ये चीज़ें खिलाता रहा। तुम मेरे पास यूं क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हारी नीयत भांपता हूँ। खबरदार, तुमने उस लड़की को नहीं लूटना। मैंने उससे तंज़िया तौर पर जब यह जुमला कहा तो उसने जवाबन कहा कि ये काम तो हमने आज हर सूरत में करना है। आज बहुत अरसे बाद कोई बड़ी महंगी मुर्गी फंसी है। उसने अपने गले में जो हार पहना हुआ है वो कम से कम 10,000 रुपये का होगा। बेवकूफ़, आज ये अपनी मौत खुद मरेगी। मैंने उसके मुंह पर हल्की सी चपत मारते हुए कहा कि मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा कि अख्तर, हमारे मामले में ना पड़ो, वरना। फिर वो चला गया। थोड़ी देर बाद इत्तेफाक से मेरी पिछली बोगी में चंद मुसाफिरों के दरमियान किसी मसले पर लड़ाई हो गई। मैं फ़ौरन वहाँ गया। उधर दरअसल एक मोटे जहन वाला लड़ाका किस्म का सिख नौजवान अपने साथी मुसाफिर से खामख्वाह बर्थ के लिए लड़ रहा था। मैंने उसे समझाने और उसे सही जगह बिठाने की कोशिश की, मगर वो कुछ ज़्यादा ही कूड़मगज़ था। उसने बिलावजह मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मुझे उस नौजवान से चंद मुसाफिरों ने छुड़ाया। इतने में जिस बोगी में मेरी बाकायदा ड्यूटी थी, वहाँ से शोर गुल की आवाज़ें आने लगी। मैं फ़ौरन पलटकर अपनी ड्यूटी वाली बोगी में आया। वहाँ वही दुल्हन यानी लड़की रो रो कर कह रही थी कि उसे ट्रेन के वॉशरूम में 2 गुंडों ने दबोचकर उसके गले में पड़ा हार छीन लिया है, जबकि उसके खाविंद ने मेरा गिरेबान पकड़ते हुए कहा कि तू अचानक इन मौके पर कहाँ चला गया था? लगता है कि तू भी चोर गुंडों से मिला हुआ है। मैं तेरे खिलाफ आगरा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर और रेलवे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की कि मेरा लुटेरों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं साथ वाली बोगी में लड़ने वाले मुसाफिरों को छुड़ाने गया था। लेकिन तेरी ड्यूटी तो इस बोगी में थी, और तू उस वक्त इस बोगी से गया जब ये लड़की वॉशरूम में गई थी, जहां यकीनन तेरे बंदे पहले से छुपे हुए थे। लड़की के शौहर ने मुझे झंझोड़ना मारना पीटना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह हुई कि उसके साथ बोगी में बैठे हुए दीगर मुसाफिर भी उसके साथ शामिल हो गए। मैंने लड़की के शौहर को कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि लड़की का हर लाजमन मिर्ज़ा नसीर और उद्दू कुमार ने ये उनके साथी लुटेरों ने चुराया है। वो पक्के चोर और वारदातिये हैं। बोगी के मुसाफिरों ने फौरी तौर पर अगली बोगियों में मौजूद दोनों को बुलाया। उद्दू कुमार ने ड्रामाई अंदाज में मुतजस्सिस होकर मुझसे पूछा, ये तेरी बोगी में कैसे किसी लड़की के गले से हार चोरी हो गया? कैसे क्या, तू नहीं जानता? मैंने उसे तंजिया तौर पर कहा तो उसने मुझे चिल्लाते हुए कहा, तो उल्टा चोर मुझसे पूछ रहा है कि लड़की के गले से कैसे हार चोरी हो गया। उस दौरान मिर्ज़ा नसीर ने उसकी बात काटते हुए कहा कि अख्तर तो जद्दी पुश्ती चोर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। मैं तुझे तेरे पिछलों से जानता हूँ। मुझे नहीं मालूम। मैं आगरा रेलवे स्टेशन और दिल्ली हेडक्वार्टर में अपनी बीवी के गले के हार की चोरी की शिकायत करूँगा। लड़की का शौहर वावेला करने लगा। अरे मैं चोर नहीं हूँ। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। तुम दोनों ट्रेन में वारदातें करते हो और तुमने मेरे सामने इस ट्रेन में चोरियों का जिक्र किया था। अच्छा, हम अगर चोर हैं तो तूने हमारी शिकायत आगरा हेडक्वार्टर में क्यों ना लगाई? मेरे पास तुम्हारे काले करतूतों और चोरियों के बारे में बड़ा अहम सबूत मौजूद है। कैसा सबूत? लड़की के शौहर ने चिल्लाकर मुझे झंझोड़ते हुए पूछा। मैंने कहा कि गोपाल को बुलाओ, उसे इन खबीसों की तमाम हकीकत पता है। चल उसे अपने दिल की तसल्ली के लिए बुला ले। उद्दू कुमार ने बड़े इत्मीनान से कहा। गोपाल, जो ट्रेन की सबसे आगे वाली बोगियों में इस वारदात से बेखबर अपनी ड्यूटी दे रहा था, उसे भी चंद मुसाफिर हम सबके दरमियान लेकर आ गए। गोपाल ने मुझे कहा कि क्या हुआ। मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा कि वही हुआ जो ये दोनों चाह रहे थे, यानी इस लड़के के गले में पड़े हुए हार की चोरी। फिर उसने एक लम्हे के लिए मुझे
उद्दू कुमार मिर्ज़ा नसीर को बगौर घूरा, लेकिन वो मुंह से कुछ ना बोला। बोल भाई, तू इस मामले में क्या कहता है? वहाँ खड़े एक बूढ़े मुसाफिर ने उससे सवालिया अंदाज में पूछा। तो उसने कहा कि ये सब मेरे दोस्त और दफ्तरी साथी मुलाजिम हैं। मैं इनमें से किसी के खिलाफ फ़िलहाल कुछ नहीं बोलना चाहता। उसने मजीद अपनी कोई ज़बान न चलाई, हालांकि उसकी गवाही की मुझे अशद ज़रूरत थी। उसे उस वक्त काफ़ी मुसाफिरों ने जोर भी दिया कि मेरे मौक़िफ़ की गवाही दे, लेकिन बदकिस्मती से वो मेरे हक़ में या उन दोनों के खिलाफ गवाही में कुछ ना बोला। अलबत्ता लड़की खामोश अपनी सीट पर बैठी अफसुर्दा रोती रही। अरे यही चोर है, ये बार बार लड़की के गले में पड़े हार की जानिब बगौर देखे जा रहा था। वहाँ खामखा एक बुढ़िया मुसाफिर मेरे खिलाफ बोल पड़ी। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो वहाँ मेरी बोगी के मुसाफिरों, लड़की के खाविंद और मिर्ज़ा नसीर, उद्दू कुमार वगैरह ने मुझे ज़बरदस्ती रेलवे स्टेशन पुलिस के हवाले कर दिया। मैं खामखा बेकसूर इस केस में आ गया। मैं भी उस वक्त जज्बात और गुस्से में था। मैंने भी उन दोनों को खूब गालियाँ, कोसने, सूखी धमकियाँ दी, लेकिन मैं उस वक्त बेबसी के अलावा कर भी क्या सकता था। लड़की के शौहर ने पुलिस को मेरे खिलाफ उस चोरी की पक्के शक की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रेलवे पुलिस स्टेशन के थानेदार मुलायम सिंह ने मुझे बड़ी बेदर्दी से मारा कूटा और उसने मुझसे यह कबूल करवाने की हजार कोशिश की कि मैं लड़की के हार की चोरी में मुलविस था। उसने फौरी तौर पर आगरा हेडक्वार्टर सज्जन सिंह को इस वारदात की इत्तला की। वहाँ से उसे जवाब आया कि अख्तर को ए लेवल हवालात में रखो, जबकि बकिया तीनों को सी कैटेगरी में यानी मामूली आरामदेह हवालात में डालो। मैंने थानेदार मुलायम सिंह से इस जानिबदार जुल्म, गैरकानूनी अमल के बारे में एहतजाज किया और उसे कहा कि इस चोरी की वारदात में उद्दू कुमार मिर्ज़ा नसीर का भी बोल रहा है, तो उसे भी मेरे साथ ए कैटेगरी की हवालात में बंद करो। ए कैटेगरी की हवालात इंतहाई गंदी, बदबूदार और सहूलियात से आ रही थी, जबकि सी लेवल की हवालात साफ़ सुथरी और किसी हद तक अच्छी सहूलियात की हामिल थी। थानेदार मुलायम सिंह ने मुझे ज़दुकूब करते हुए कहा, क्योंकि तू इस केस का बड़ा मुजरिम है, इसलिए तुझे बाकायदा सज्जन सिंह, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, रेलवे हेडक्वार्टर के हुक्म के मुताबिक यहाँ रखा गया है। तू हम पर इल्ज़ाम लगाता है, अब देखना हम तेरे साथ करते क्या हैं। उद्दू कुमार और मिर्ज़ा नसीर ने मुश्तरका तौर पर मुझे धमकी दी। मैंने उनको फिर से गुस्से से गालियाँ कोसना शुरू कर दी। थानेदार मुलायम सिंह उन तीनों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा नरमी दिखा रहा था। उसने मुझे किसी सिपाही के ज़रिए पैगाम भेजा था कि अगर मैं 20 रुपये दूँ तो वो मुझे हवालात में मज़ीद बेहतर सहूलियात फराहम कर देगा। उस दौरान मुतासिरा लड़की और उसके खाविंद को थानेदार मुलायम सिंह ने कहा कि आगरा से एक इंक्वायरी टीम बीमा पुलिस आ रही है, जब वो आएंगे तो आपको मुत्तला कर दिया जाएगा, आप आ जाना। वो चले गए। थानेदार ने उन तीनों के लिए आला किस्म के खाने पीने का इंतज़ाम किया, लेकिन मुझे सिर्फ 2 बासी पकोड़े और आधी रोटी का टुकड़ा दिया, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से हलक में उंडेला। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि जब मैं हवालात में बंद था तो मुझे सलाखों के सामने थाने की दीवार पर बिल्कुल उसी तरह का हेवला नज़र आ रहा था जो कि मैंने चंद रोज़ कबल ट्रेन के शीशे के पीछे देखा था, यानी दुल्हन की शक्ल वाली लड़की। वो हेवला इतनी तेज़ी से मेरी नज़र के सामने से ओझल हुआ कि मुझे उसके नक्शी जहन नशीन न हुए। और दिलचस्प बात मेरे लिए ये हुई कि चंद रोज़ बाद ही इंसानी शक्ल वाली नई नवेली दुल्हन के साथ दौरान ड्यूटी हार चोरी की वारदात हो गई थी। बहरहाल 5 घंटे के बाद पुलिस स्टेशन में सज्जन सिंह, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, वहाँ का थानेदार मनोज और 5 सिपाही पहुँचे। बाद में मुकेश सिम्बा डीएसपी भी आया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने थानेदार मुलायम सिंह को हुक्मिया तौर पर कहा कि रिपोर्ट लिखवाने वाले जोड़े को भी बुलाओ। उसे मछनपुर से बुलवाया गया। उस इलाके में कुछ मालदार हिंदू रहते थे। जब तक वो जोड़ा नहीं आया था उस वक्त तक सज्जन सिंह और मनोज कुमार और मुकेश सिम्बा ने मशकूक मुलजिमान में से किसी से कोई बात या इंक्वायरी नहीं की थी। उनके आने के बाद सज्जन सिंह ने लड़की से पूछा कि तुम्हारे साथ वारदात किस तरह हुई और तुम्हें किस पर शक है। उसने बयान दिया कि मैं ज़रूरत के तहत 7 वाली बोगी में कायम वॉशरूम में गई थी तो मुझे वहाँ 2 बंदों ने दबोच लिया था जो कि पहले से वहाँ छुपे हुए थे। उन्होंने मुझे बेकाबू बेबस करके मेरे गले में पड़ा जड़ाव हार झटके से उतार लिया और मुझे ज़दोकोब भी किया। उसने हम में से किसी पर शक न किया और कहा इनमें से कोई चोर नहीं है। अलबत्ता उसका खाविंद बड़े जिद वाले अंदाज में बार बार मुझ पर ही शक का इजहार किए जा रहा था। जब मेरी इंक्वायरी हुई तो मैंने साफ साफ बताया कि मिर्ज़ा नसीर और उद्दू कुमार ने ही वो हार अपने बंदों के ज़रिए चुराया है और उन्होंने मुझसे इसका जिक्र भी किया था। मैंने गोपाल को इस मामले में गवाही देने को कहा।
तो हैरत अंगेज तौर पर खिलाफ तवक्को वो मुकर गया। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं तो ट्रेन की अगली बोगियों में अपनी ड्यूटी दे रहा था, मुझे नहीं मालूम कि पिछली बोगियों में क्या हो रहा है। इसके अलावा उसने ट्रेन में मुझसे मुलाकात से भी इनकार कर दिया। गोपाल की ये बात सुनकर मेरी हवाइयाँ उड़ गई। यूँ समझो कि मेरी बेगुनाही के लिए आखिरी रास्ता भी बंद हो गया था। अब तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं रहा। मुकेश सिम्बा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा ये बता कि मान लिया कि तेरा इस वारदात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तू अपनी ड्यूटी वाली बोगी से दूसरी बोगी में क्यों गया, और वो भी वारदात होने से चंद मिनट पहले? उसे मैंने जवाबन कहा कि मैं उस वक्त क्या करता। साथ वाली बोगी में मुसाफिरों के दरमियान शदीद लड़ाई हो रही थी, उसे छुड़ाना मेरा अखलाकी फ़र्ज था। थानेदार मुलायम सिंह ने दरमियान में खामखा लुकमा दिया। वो बोला, अरे तुझे नहीं मालूम कि इखलाक कानून अलग-अलग चीज़ें हैं। सर जी आप इसे मेरे हवाले करें, मैं इसकी हड्डियों को सेक कर इसके अंदर से मैडम जी के हार की चोरी बरामद करा दूंगा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा मेरे कूल्हों पर दे मारा। दुल्हन ने जब यह मंजर देखा तो उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, अभी ये मुलजिम है, मुजरिम नहीं, इस पर चोरी का इल्ज़ाम है, तुम इसे मार क्यों रहे हो? आप चुप करें मैडम, अब ये हमारे हवाले है, हम आपका हार इससे ही निकलवा कर देंगे। थानेदार फिर बोला। तो उस लड़की ने झुंझुलाकर कहा, आप तफ्तीश करें लेकिन मारे ना। उसके शौहर ने उसे थोड़ा सा झिड़कते हुए कहा, शन्नो तुम दरमियान में रोक टोक ना करो, ये पुलिस अफसरान का आपस का मामला है, उन्हें इस खबीस चोर से निमटने दो। उस लड़की ने थोड़ा गुस्से से अपने शौहर को देखा और चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे से साफ महसूस हो रहा था कि वो गुस्से में है। चंद मिनट बाद उद्दू कुमार ने वहाँ सबको कहा कि अब पुलिस वालों ने तो इसकी जामा तलाशी ली ही नहीं। ओह हाँ, ये मुझसे गलती हो गई, थानेदार मुलायम सिंह ने ड्रामाई अंदाज में कहा। चलो ए नत्थू सिंह, गुलबाज खान, इसके पूरे जिस्म कपड़ों के चप्पे चप्पे की तलाशी लो। फिर उन दोनों सिपाहियों ने मेरे पूरे जिस्म कपड़ों पर हाथ फेर कर तलाशी ली, तो ना जाने कैसे मेरी पैंट की दाईं जेब से एक अंगूठी निकल आई। ये किसकी है? थानेदार मनोज और मुकेश सिम्बा ने मुश्तरका तौर पर मुझसे पूछा। मुझे नहीं मालूम ये कैसा मेरी जेब में आई। बकवास करता है, ये भी तूने किसी की चोरी की होगी। लेकिन सर, हमने ट्रेन में पहले इसकी गिरफ्तारी से पहले जामा तलाशी की थी। वहाँ एक उधेड़ उम्र सिपाही ने दरमियान में बात की। क्या मतलब? मुकेश सिम्बा ने तफक्कुराना लहजे में कहा और उससे पूछा। उधेड़ उम्र सिपाही एक कदम आगे बढ़ा। उसने मेरे हक में ये ज़रा सी बात की कि सर, मैंने और रोजा सिपाही ने ट्रेन में इसकी बड़ी तफसील से तलाशी ली थी। वहाँ इसकी जेब में इस किस्म की कोई अंगूठी वगैरह ना थी। तुझे किसने दरमियान में अपनी तलने को कहा है? थानेदार मुलायम सिंह ने दांत पीसते हुए गुस्से में सिपाही को देखते हुए कहा। तब मैं दरमियान में बोला कि इसे बोलने दो, ये मेरी बेगुनाही को साबित करने के लिए खुदाई मददगार है। बकवास मत कर, तू अपनी जबान बंद कर, इसे बोलने दो, आपको इसकी बात भी सुननी चाहिए। वो लड़की फिर से बोली। शन्नो, हमें अपने हार से गर्ज है, अगर चोर पकड़ा जा रहा है तो दरमियान में क्यों बार बार तफ्तीशी अमल में दखल डालकर सबको तंग कर रही हो? उसके खाविंद ने उसे खबरदार किया। वहाँ काफ़ी देर तक मुझसे बड़े सख्त किस्म के कई उल्टे सीधे चुपते सवालात से इंक्वायरी होती रही, जबकि उद्दू कुमार, गोपाल, मिर्ज़ा नसीर से बहुत नरम बेमकसद सवालात पूछे जा रहे थे। मेरी हर बात को थानेदार मुलायम सिंह, सज्जन सिंह चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रद्द किए जा रहे थे, बल्कि मनोज थानेदार ने मेरे खिलाफ 17C/1935 का पर्चा चोरी, फराड वगैरह के इल्ज़ामात दर्ज कर लिया। उसने गोपाल, उद्दू कुमार, मिर्ज़ा नसीर का उस वारदात में कहीं भी जिक्र न किया। अलगर्ज सारा मुद्दा मुझ पर डाल दिया गया। उस लड़की के शौहर ने वहाँ बड़े वसूख से कहा कि मैं हर कीमत पर अपनी बेगम का हार हासिल करके रहूँगा। आप बेफिक्र रहें, हम आपको आपकी अमानत वापस दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि हमारे महकमे की बदनामी हुई है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सज्जन सिंह ने उसे कहा। लड़की दरमियान में आई और उसने अपने खाविंद का कोई नाम लेते हुए कहा कि जो होना था हो गया, मेरा हार चोरी हो गया, चीज़ें आती जाती रहती हैं, हम इस गार्ड पर इस चोरी का इल्ज़ाम क्यों दें? दफ़ा करें, हमने कोई अपने हार की चोरी का केस दर्ज नहीं करवाना। आप भगवान के वास्ते इसे छोड़ दें, यह गरीब बेगुनाह महसूस होता है। वो लड़की मेरे हक में न जाने क्यों हम दर्दाना रवैया रखे हुए थी। नहीं नहीं शन्नो, मैं हर कीमत पर अपने हार के मुजरिम को कानून से सज़ा दिलवा कर रहूँगा। उस लड़की ने अपने खाविंद की तरफ अपना मुँह करके कहा। वो हार आपका नहीं, मेरा था, मैंने इसका फैसला करना है। अरे मैडम, आपने अगर इसे छोड़ भी दिया तो हमने इसके खिलाफ कोई ना कोई मौसर कानून के मुताबिक महकमाना कार्रवाई तो करनी ही है।
इसने अपनी मखसूस ड्यूटी की जगह छोड़ी, फिर इसके पास से अंगूठी बरामद हुई है। ये बात सज्जन सिंह ने की तो वो लड़की बोली, आपका ही सिपाही इस अमर की गवाही दे रहा है कि 2 सिपाहियों ने ट्रेन में से गिरफ्तार करते हुए उस वक्त इसकी मुकम्मल तलाशी ली थी और उससे वहाँ कुछ बरामद ना हुआ था। अब आप थाने में कह रहे हैं कि इसके पास से ये अंगूठी बरामद हुई है। इसका तो कोई दावेदार भी नहीं है। मैडम, आप मेहरबानी करके जाएं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे इसके जुर्म की सज़ा दिलवाएं। मनोज थानेदार से लड़की ने कहा, नहीं नहीं, ये ज्यादती है कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह को नाजायज सज़ा मिले। ये महापाप होगा। उसका खाविंद इस बार उससे कदरे तेज आवाज में मुखातिब हुआ, शन्नो, तुम क्यों इस मुजरिम की वकालत कर रही हो? नहीं नहीं, मैं इसकी वकालत नहीं कर रही, बल्कि मजलूम का साथ दे रही हूँ। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मेरे हार की चोरी में इसके हाथ साफ हैं। थानेदार मनोज ने उस लड़की के खाविंद की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे यहाँ से ले जाओ। चलो शन्नो, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि हमारा चोरी शुदा हार एक आध दिन में मिल जाएगा। नहीं, आप इस लड़के को छोड़ दें। लड़की ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मुखातिब करते हुए कहा, मैडम, अब इसे अदालत ही छोड़े तो छोड़े, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। लड़की को काफ़ी देर तक उसका खाविंद थाने से बाहर ले जाने पर जोर देता रहा, लेकिन वो इस बात पर बजिद रही कि इस लड़के को छोड़ो और मैं अपनी पूरी रिपोर्ट वापस लेती हूँ। थानेदार मनोज ने कहा कि एक दफ़ा अगर किसी मुजरिम के खिलाफ एफआईआर कट जाए तो पुलिस उसकी वापसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, लिहाजा मुलजिम की तकदीर का फैसला अदालत ने करना है। बहरहाल बहस मुबाहिसे के बाद लड़का और लड़की, यानी वो नौबियाता जोड़ा, थाने से चले गए। उनके जाने के बाद दोनों थानेदारों मनोज मुलायम सिंह, मुकेश सिम्बा डीएसपी के उकसाने पर मुझे इंतहाई ज़दोकोब किया, जबकि उन्होंने गोपाल, उद्दू कुमार, मिर्ज़ा नसीर को कुछ भी न कहा, बल्कि आपस में शुगल मेला मस्तियां करने लगे। सज्जन सिंह मुझसे लापरवाह होकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया। कल सुबह तुझे फैरोजाबाद की स्पेशल क्राइम अदालत में मजिस्ट्रेट ने तेरा जिस्मानी रिमांड लेना है, थानेदार मनोज ने मुझे मारते हुए कहा। मैं तकलीफ में भी उन सबको गालियां तसलसल से देने लगा। अख्तरे, तू तो बड़े खसारे में रहा। अगर तू हमारे साथ मिल जाता तो जिंदगी भर नोटों में खेलता। तू अब हमारे खिलाफ गवाही देने और हमारे साथ ना मिलकर इसका भयानक खमियाजा भुगतेगा। जो होगा मैं उसका दीदा दलेरी से सामना करूंगा। उस वक्त मेरे जहन में मुंह में जो उल्टा सीधा आ रहा था, मैं बके जा रहा था। क्या करता? उन जालिमों ने मुश्तरका तौर पर मेरे खिलाफ नागहानी मुहाज बना लिया था। दोनों थानेदारों ने सारी रात बैठकर मेरे खिलाफ बहुत मजबूत पक्के सबूतों, गवाहों के साथ बाकायदा एफआईआर काटी। मुख्तसर ये कि उन्होंने मुझे सुबह सिटी मजिस्ट्रेट क्राइम शहर फैरोजाबाद की अदालत में पेश किया गया। मैं जहनी तौर पर बहुत कोफ्तज़दा, घबराया हुआ था। उस वक्त मेरी हैसियत उस बकरी की मानिंद थी जो कि भूखे शेरों, भेड़ियों के कछाड़ में हो। मेरे लिए उस वक्त बड़ी मुसीबत यह थी कि फैरोजाबाद में मेरा साथ देने, दिलजोई करने के लिए कोई शख्स ना था। दूसरा, मेरे पास ना तो वकील करने के लिए पैसे थे और ना ही कोई मेरी सफाई बेगुनाही साबित करने के लिए कोई गवाह। कमरा अदालत में मेरे खिलाफ गोपाल, नरिंदर नामी सिपाही ने गवाहियाँ दी। मनोज, मुलायम सिंह थानेदारों ने झूठे सबूत पेश किए। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने मुझसे मेरी बेगुनाही को साबित करने के लिए गवाह तलब किए। मेरा मौक़िफ़ सुना। कमरा अदालत में कटहरे के बिल्कुल सामने मुझे वही दुल्हन लड़की का हेवला नज़र आया जो अक्सर कभी कभार मुझे नज़र आता था। इस बार वो हेवला कुछ ज़्यादा देर ठहरे रहा। उसकी शक्ल पहले के मुकाबले में ज़रा मुख्तलिफ थी। मैंने मजिस्ट्रेट को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बताया कि मिर्ज़ा नसीर, उद्दू कुमार मुसाफिर ट्रेनों में गार्ड के रूप में चोरियां करते हैं और उन्होंने शन्नो यानी दुल्हन का हार चुराने से पहले मुझे भी इसका लालच दिया था। मैंने गोपाल का जिक्र भी किया जो कि वारदात से पहले मेरे पास आया था। मजिस्ट्रेट ने मुझे कहा कि सबूत, हालात, वाक़यात मेरे खिलाफ जा रहे हैं। तुम अगर अदालत का वक्त ख़त्म होने तक अपने हक़ में गवाह न लाए तो मुझे मजबूरन पुलिस को तुम्हारे खिलाफ 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट आदतन इखलाक का अच्छा था, नरम लहजे वाला और हमदर्द सा था। उसने दौरान अदालती कार्रवाई पुलिस तफ्तीशी अफसरान से मुख्तलिफ सवालात पूछे। ये कि तुमने मुलजिम के खिलाफ पहले मुकम्मल महकमाना कार्रवाई क्यों ना की? मौका वारदात पर जब पुलिस के 2 सिपाही कह रहे हैं कि उसके पास से कुछ भी बरामद न हुआ था, तो ये अंगूठी कैसे बरामद हो गई? इतनी उजलत में एफआईआर अचानक यूं क्यों काट दी गई? गोपाल, मिर्ज़ा नसीर, उद्दू कुमार को इस केस में नामजद क्यों ना किया गया?
पुलिस ने मेरे खिलाफ अदालत से जिस्मानी रिमांड मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा कि जब तक मेरे मुलजिम के बयान की तसल्ली नहीं हो जाती, मैं उस वक्त तक कोई फैसला न दूंगा। उसने मुझसे गवाही तलब की। मैंने उसे कहा कि सर, मेरे पास सिर्फ गोपाल ही की गवाही मौजूद थी, लेकिन वो भी मुकर गया है। मजिस्ट्रेट ने अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने तक मुझे गवाह पेश करने का मौका दिया था। 2 बजे अदालतों का वक्त ख़त्म हो जाता था। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को हुक्म दिया कि मुलजिम को बाहर ले जाओ, मैं 1:45 तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा। पुलिस मुझे बाहर ले आई, जबकि मैं जहनी तौर पर नीम पागल सा हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मनोज थानेदार मुलायम सिंह के साथ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सज्जन सिंह भी हमारे साथ था, जबकि उद्दू कुमार, मिर्ज़ा नसीर दूर खड़े थे। गोपाल अदालत के रीडर के पास था। मनोज ने मुझे कहा कि अगर तू अदालत में यह कह दे कि मुझसे हार चोरी में गलती हो गई, तो मैं तुझे कानूनी दफ़ा के तहत अदालत से सिफारिश करवाकर माफ़ करा दूंगा। दरअसल वो मुझे बहला फुसला कर अदालत के सामने पक्का मुजरिम साबित करना चाहता था। वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। दूसरा, उसने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मैं उसकी बातें काफ़ी देर तक बर्दाश्त करता रहा। उसने मेरे कानों पर जब ज़ोर से घूंसा मारा तो मैं अपने असाब पर काबू न रख सका। मैंने अपने हथकड़ी बंधे दोनों हाथों को एक झटका देकर उसकी नाक पर मारा। इससे वो बिलबिला उठा। उसकी नाक के नथनों से खून की फुहार उमड़ पड़ी। पूरी कचहरी में खलबली मच गई। करीब खड़े पुलिस वालों ने मुझे ज़मीन पर लिटाकर इंतहाई बेदर्दी से लातों, घूंसों, लाठियों से मारना शुरू कर दिया। गोपाल, उद्दू कुमार, मिर्ज़ा नसीर भी वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे मारने कूटने में कोई कसर न दिखाई। अदालत के बाहर हंगामा रही और झगड़े का शोर सुनकर अदालती अमला, यहाँ तक के मैजिस्ट्रेट जज भी बाहर आ गए। मनोज थानेदार को मरहम पट्टी के लिए करीबी डिस्पेंसरी ले जाया गया। मुझे दोबारा मुताल्लिका मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मैजिस्ट्रेट ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे साथ नरम रवैया अख्तियार किया, तुझे अपने हक में गवाही फराहम करने का मौका दिया। यह मुझसे गलती हो गई। तूने उल्टा कानून को अपने हाथ में ले लिया। मैं तुझे मनोज कुमार को जख्मी करने, कानून की पामाली और ट्रेन में लड़की के हार की चोरी के इल्ज़ाम में मुजरिम ठहराते हुए 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाता हूँ। मैं चिल्लाता वावेला करता रहा कि मैजिस्ट्रेट साहब, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन कमरा अदालत ने मेरी तमाम चीखें, फरियादें ज़ाया बेमायने रहीं। मुझे उसी रोज़ आगरा जेल मुंतकिल कर दिया गया। मेरे पीछे मेरे भाई आए। मेरे अपने गैर मेरी नेकी को बुरा कह रहे थे। बहरहाल मेरा दिल ये सोचकर मुतमईन था कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। मेरे भाइयों और बाप ने अगली अदालत से मुझे जेल से निकालने के लिए एक मामूली सा वकील कर लिया था। उनके पास इतने ज़्यादा रुपए ना थे कि जिसकी बिना पर वो अच्छे तरीके से मेरा केस लड़ सकें। बहरहाल तीसरे दिन इस कहानी में एक नया दिलचस्प मोड़ आया। हुआ यूं कि मैं आगरा जेल में बंद था कि ऐन सुबह मुझे जेल की रसोई यानी बावर्ची खाने के करीब उस लड़की का हेवला नजर आया, जो कि मुझे अक्सर नजर आता था। उसे मैंने बगौर अपने डेले चीर चीर कर देखा था। मेरे मुंह से यह मंजर देखकर चीख निकल गई। वो तो हूबहू उस दुल्हन जैसी शक्ल का था जिसका ट्रेन में हार चोरी हुआ था। मेरे औसान खता हो गए। वह हेवला तकरीबन 20 सेकंड मेरी निगाहों के सामने रहा और फिर अचानक गायब हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने खौफ पर काबू पाया था। फिर मुझे सुबह 10 बजे जेल के जेलर ने बताया कि तुझे 1 बजे पिछली अदालत के मैजिस्ट्रेट की अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। मुझे ये हुक्म बजाते खुद मैजिस्ट्रेट साहब ने बजरिया वायरलेस दिया है। हालांकि कानूनन ऐसा होता न था। एक अदालत अगर किसी मुजरिम को सज़ा दे देती थी तो अगला काम अगली अदालत में होता था। बहरहाल मुझे मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो वहाँ कमरा अदालत में हैरत अंगेज तौर पर खिलाफ तवक्को वही दुल्हन लड़की बैठी थी जिसका हार चोरी हुआ था। उसने मुझे देखते ही कहा, अख्तर साहब, मेरा दिल ज़मीर नहीं मानता था कि आपने मेरा हार चुराया है। मैं जब से घर गई हूँ मुझे एक लम्हे के लिए भी नींद न आई। तुम यकीनन गरीब इंसान हो। मैं तुम्हें अपने ज़रा से नुकसान के लिए उम्र भर की रुसवाई परेशानी नहीं दे सकती। उसने मैजिस्ट्रेट को कहा कि मैं इसकी जानिब से ये गवाही देती हूँ कि ये बेकसूर है और उद्दू कुमार झूठ बोलता है कि उससे ट्रेन में उसकी मुलाकात न हुई थी। वो मेरे सामने उसके पास आया था और मेरे गले में पड़े हार को घूर रहा था। मुझे उस पर भी शक है। उसने मैजिस्ट्रेट को कहा कि जिसने भी मेरा हार चुराया है वो ज़िंदगी भर पछताएगा। उसे ये चोरी हजम नहीं होगी। उसकी गवाही मेरे लिए एक मौजज़ा और गैबी मदद साबित हुई। मैंने बगौर देखा। उस दुल्हन लड़की के नक्श बिल्कुल वैसे ही थे
जो मुझे किसी हैवले की सूरत में नजर आते थे। उसकी गवाही पर अदालत ने मुझे बरी कर दिया। मेरी जान में जान आई। अदालत के बाहर मेरे अब्बा भाई ने मुझे बताया कि तेरी नागहानी आफत की वजह से हमारे पास जो रुपया पैसा था उसका धेला धेला खर्च हो गया है। अब्बा ने बताया कि अनवरी बहन की शादी के लिए उसके ससुराल वाले रुखसती के लिए तारीखें मांग रहे हैं। उनके पास एक धेला भी नहीं है। मेरे अब्बा टांगों की बीमारी का शिकार थे, वो ठीक से चल ना पाते थे। दूसरा, मुझे सज्जन सिंह चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की जानिब से नौकरी से फौरी तौर पर फारिग कर दिया गया। मैं क्योंकि डेली वेजेस यानी योमिया उजरत पर मुलाजिम था। मैं जब अपने घर आया तो वहाँ पहले से ज़्यादा गुर्बत मुफलिसी छाई हुई थी। बहन की आंखों में उदासी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने ख़ानदान को किस तरह मसाइल की दलदल से निकालूं। मैं अपने मोहल्ले के एक हिंदू मिस्त्री के साथ मजदूरी करने लगा। वो इमारतें बनाता था। वह मुझे 1.5 रुपया रोज़ दिहाड़ी देता था, जबकि भाई आलू छोले की रेहड़ी लगाता था। दूसरी जानिब बहन के ससुराल वाले बार बार उसकी रुखसती के लिए जोर दे रहे थे। वो छुपे अल्फाजों में रिश्ता तोड़ने की बात करते थे। रिश्ता अच्छा था, उसे किसी हाल में छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। लड़का महकमा डाक में बाबू था। मैं उसके ससुराल वालों को मुख्तलिफ बहानों से टालता रहता था। एक दिन मैं एक जगह मजदूरी कर रहा था तो मुझे बहुत दिन बाद उसी लड़की का हैवला नजर आया। वो मुझे उस वक्त के लिहाज से बड़ी नोटों की गड्डी दिखा रही थी। वो फौरन गायब हो गई। मैं जब मजदूरी करके घर आया तो मेरी बहन ने एक बड़ा खाकी लिफाफा मेरे हाथों में देते हुए कहा कि भाईजान, एक बड़ी सी कार में एक खूबसूरत सी लड़की आई थी, उसके साथ गालिबन उसका खाविन था। उसने मुझे यह खाकी लिफाफा देते हुए कहा कि यह अख्तर साहब को दे देना। उसने मजीद कोई बात न की और वो चली गई। मैंने अपनी बहन से पूछा कि उसकी शक्ल हुलिया कैसा था, तो उसने हूबहू वही नक्शा, वही सूरत बताई जैसे कि उस लड़की शन्नो का था। मेरी बहन ने मुझे ये बताया कि उसका खाविंद उसे कह रहा था कि शन्नो, हमें अभी गेलू पहाड़ी भी जाना है। मैंने सुना था कि वहाँ जिन्नात बदरूहों का डेरा है। मैं जहनी तौर पर परेशान हो गया। बहरहाल मैंने जब उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें एक बड़ी रकम 7,000 रुपये और एक कीमती सोने का जड़ाव हार था, बिल्कुल उसी तरह का जैसा कि शन्नों का ट्रेन में चोरी हुआ था। इतनी बड़ी रकम और सोने का जड़ाव हार देखकर सच्ची बात है कि मैं अपनी परेशानी भूल गया था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। मैंने फटाफट बहन की शादी की तैयारी की। हार को एक मालदार ज्वेलरी की शौकीन सेठानी को फरोख्त किया। उसके एवज मुझे 8,000 रुपये मिले। मेरे तो वारे के न्यारे हो गए। मेरे सब काम पुरस्कार तौर पर अच्छे हो गए। मैंने बकिया रकम से शहर के मरकजी इलाके में कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी, जिनका मुझे अच्छा खासा किराया आता था। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, अभी इसमें दिलचस्पी बाकी है। बकौल रावी मुझे बहुत अरसा बाद पता चला कि उद्दू कुमार एक ट्रक तले आकर कुचला गया। उसकी लाश के पास से शन्नों का हार मिला था। उसे बाद में ना जाने कैसे मिर्ज़ा नसीर ने हासिल किया। वो उस हार को लेकर एक सुनार के पास फरोख्त करने सराफा बाजार जा रहा था कि वहाँ उसके पीछे डाकू पड़ गए थे। उन्होंने उसे मुजाहिमत करने पर गोली मार दी थी। उन डाकुओं को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया था। वो हार अब पुलिस के मालखाने में मौजूद था। वहाँ एक दिन बिला वजह ऐसी पुरस्कार आग लगी कि पूरा थाना मालखाने समेत जलकर मलबे का ढेर बन गया। वहाँ इत्तिफाक से मुलायम सिंह थानेदार की ड्यूटी थी। वो वहाँ आया हुआ था। वो भी पुरस्कार तौर पर जलकर मरा। गोपाल एक बार मुझे शहर के चौराहे पर भीख मांगता हुआ मिला। उसका हुलिया बिल्कुल भिखारियों वाला था। वो शदीद बीमार और लागर सा था। मैं तजस्सुस के तहत उसके करीब गया तो उसने मुझे पहचान लिया। वो मुझे देखकर रोने लगा और उसने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि जिस दिन मैंने साथ तेरे हक में गवाही ना दी थी, उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी में तबाहियाँ ही तबाहियाँ आना शुरू हो गई थी। मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैंने उसे मज़ीद नहीं कुरेदा। बकौल रावी में आज तक उस पुरस्कार दुल्हन यानी शन्नो लड़की का राज नहीं जान सका कि वह कौन थी। और दोस्तों, कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है मोहम्मद शावेज साहब गाज़ियाबाद से, मोहम्मद कासिम साहब हैं जयपुर राजस्थान से, कहकशां साहिबा हैं राजस्थान से, अदनान साहब और इरम साहिबा हैं कराची से, और मोहम्मद असलम अंसारी साहब यूपी से। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।